नमस्कार मित्रों। नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम जो 10th की बुक है, ये राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, ये जो आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके लिए ये ऑथेंटिक बुक है। तो इसकी सीरीज स्टार्ट की थी हमने। उसमें हम 15 वीडियो देख चुके हैं। उसके जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो भी जाके देखना। और इसका छठा चैप्टर हम पढ़ रहे थे, स्थापत्य और शिल्प के विविध आयाम। इसका पहला जो भाग है उसमें राजस्थान के किले देखे। और जो अगला भाग है दूसरा, आज इसमें जो राजस्थान के मंदिर है, हवेलियाँ, सत्रियाँ और बावड़ियाँ हैं, ये देखेंगे। तो वीडियो को यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और जो वीडियो है इसको अंतिम तक देखना। अब स्टार्ट करते हैं राजस्थान के मंदिर जो शिल्प है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। मंदिर शिल्प, स्थापत्य कला न केवल नगर निर्माण और भवन और दुर्ग निर्माण तक ही सीमित रही, वरन कला की गति और कला की शक्ति के अनुरूप उसका प्रवेश मंदिरों के निर्माण द्वारा भी प्रदर्शित हुआ। भारत में मानसिक तथा राजनीतिक परिवर्तन के साथ कला की प्रगति भी होती रही। यदि राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो राजस्थान में 7वीं सदी से पूर्व जो मंदिर बने, दुर्भाग्य से उनके अवशेष ही प्राप्त होते हैं। जैसे बेराट का मौर्य युगीन गोल मंदिर, गोल बौद्ध मंदिर, नगरी जो चित्तौड़गढ़ में, वहाँ का वैष्णव मंदिर, तो इनके अवशेष ही मिल रहे हैं। यह मंदिरों के विकास का काल 7वीं से 10वीं सदी के मध्य रहा। लगभग 8वीं सदी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसे गुर्जर प्रतिहार अथवा महामेरु जो शैली है वो कहा जाता है। तो इसका विकास कब हुआ? 8वीं शताब्दी में। कौन सी? गुर्जर प्रतिहार या महामेरु शैली। इस शैली के अंतर्गत प्राचीन जो मंडोर के प्रतिहार, सांबर सांबर के सुवानो तथा चित्तौड़ के मौर्य है, उन्होंने इस शैली का प्रारंभिक निर्माण करवाया। प्रारंभिक दौर लगभग 8वीं सदी और 9वीं सदी के प्रारंभ है। उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर जैसे ओसिया, चित्तौड़गढ़ और आबानेरी में स्थित है। ये इनके महत्वपूर्ण मंदिर है। ओसिया में 8वीं से 12वीं सदी तक जो मंदिर बने, उसमें उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पहाड़ी पर ससिया माता का मंदिर है, उसके पास जो सूर्य मंदिर और नीचे मैदान में बने हरिहर मंदिर है, हरिहर व महावीर मंदिर है, तो ये ओसिया में स्थित है। तो इसका निर्माण 8वीं सदी और 9वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। 9वीं सदी में विकसित गुर्जर प्रतिहार शैली है। इसके महत्वपूर्ण मंदिर कौन कौन से? तो गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर कौन कौन से ये देखते हैं। पाली जिले, महत्वपूर्ण मंदिर पाली जिले में आहुआ व बालोतरा के पास खेड़, ये मंदिर इस शैली के। दोनों लगभग 850 ईस्वी के लगभग है। केकरमसर कामेश्वर और रणछोड़ मंदिर, जो पाली के आहुआ है उसमें कामेश्वर मंदिर, और जो बालोतरा के पास, जो बालोतरा बाड़मेर है उसके पास जो खेड़ है उसमें रणछोड़ जी का मंदिर है। ये गुर्जर प्रतिहार शैली के। लगभग 10वीं और 11वीं सदी के प्रारंभ में हमें गुर्जर प्रतिहार शैली का पूर्ण विकास और सोलंकी शैली का प्रारंभ देखने को मिलता है। इस समय का पहला महत्वपूर्ण मंदिर मेड़ता के दक्षिण में केकिंद या जसनगर का जो नीलकंठेश्वर मंदिर है वो है। सीकर के पास हर्षनाथ का मंदिर भी इसी समय का है। कौन से समय? 10वीं और 11वीं सदी का। सरिस्सा सरिस्सा है, उसके दक्षिण पश्चिम में पारानगर का जो नीलकंठेश्वर मंदिर है वो भी एक भव्य त्रिकुटाकार मंदिर है। इन दोनों मंदिरों में हमें गोल स्तंभ मिलते हैं जो आने वाले समय में आम हो गए थे। गुर्जर प्रतिहार का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर है वो किराडू का सोमेश्वर मंदिर है। ये मंदरसक एग्जाम हुई थी 2022 में दिसंबर। उसमें पूछा गया था कि जो किराडू का मंदिर है वो किस शैली का मंदिर है, तो गुर्जर प्रतिहार शैली। ये कौन से सन का है? लगभग 1016 ईस्वी का है। ये भारत का सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है, जो किराडू का मंदिर है बाड़मेर में वो। इसका शिखर दर्शनीय है। तो ये मंदरसक 2022 में पूछा गया था कि किराडू सोमेश्वर मंदिर किस शैली का है? गुर्जर प्रतिहार शैली का। इस क्रम को आगे बढ़ाने वाले जालोर के गुर्जर प्रतिहार रहे। जो इस क्रम को आगे बढ़ाने वालों में जो जालोर के गुर्जर प्रतिहार है वो रहे। और उन्होंने उनके पश्चात सुवानो, परमारो और गुइलो ने मंदिर शिल्प को समृद्ध बनाए। परंतु इस काल के कुछ मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली से अलग भी है।
इसमें बारडोली का मंदिर है, नागदा में सास बहू का मंदिर, उदयपुर में जगत अंबिका मंदिर है। तो ये गुर्जर प्रतिहार शैली है, इनसे अलग है। 11वीं से 13वीं सदी के बीच बने राजधानी के मंदिर सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल था। तो 11वीं से 13वीं सदी का जो मंदिर है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये जो मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल था। स्वर्ण काल कौन सा था? 11वीं से 13वीं सदी का काल। इस काल में काफी संख्या में विशाल और अलंकृत मंदिर बने, जिसे सोलंकी या मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत रखा गया। तो इस समय कौन सी शैली थी? सोलंकी शैली या मारू गुर्जर शैली। इस शैली के मंदिर में ओसिया का ससियाई माता मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में समिद्धेश्वर मंदिर वो इस शैली के। इस शैली के मंदिरों में खंबे अलंकृत, पल्ले लंबे और गोलाई लिए हुए। ये मंदिर उसी पीठिका पर निर्मित है। इस समय ही एक और शैली विकसित हुई, भूमि शैली। कौन सी शैली? भूमि शैली। राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना लगभग 1010 से 1020 ईस्वी का मंदिर है। पाली जिले में सेवाड़ी का जैन मंदिर है, वो भूमि शैली का मंदिर है। बैनाल का महानालेश्वर मंदिर, 12 जिले का रामगढ़ का जो बनदेव है वो, बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर इस शैली का है। तो भूमि शैली के कौन से मंदिर है? सेवाड़ी का जैन मंदिर, बैनाल का महानालेश्वर मंदिर, 12 में रामगढ़ का बनदेवरा, बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर। तो ये भूमि शैली के मंदिर है, तो ध्यान रखना, एग्जाम पूछा जा सकता है। राजस्थान सहित लगभग भारत में, संपूर्ण भारत में 13वीं सदी के बाद का काल है वो मंदिर निर्माण की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय नहीं रहा। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत की निचली श्रृंखला के अलावा शायद राजस्थान ऐसा एकमात्र क्षेत्र था जहाँ बड़े मंदिरों का निर्माण जारी रहा। इसका श्रेय तत्कालीन राजपूत शासकों को है। इस काल के मंदिरों में उदयपुर के जगदीश जी, एकलिंग जी के प्रमुख मुख्य मंदिर, केशवराय पाटन के मंदिर और आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर है वो प्रमुख है। ये मंदिर आकार में भव्यता लिए हुए हैं। विशाल विशाल और कलात्मक मंदिरों को बनाने में समय और धन विपुलता से व्यय होता था। बाद में धार्मिक असहिष्णुता के कारण मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किए जाने के कारण प्राय इसका निर्माण बंद हो गया। ऐसे मंदिरों के बजाय 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के बाद हवेली शैली के जो मंदिर है उसका निर्माण की बहुलता रही। राजस्थान में अनेक जैन मंदिर बने जो वास्तुकला की दृष्टि से अलग स्थान रखते हैं। इन मंदिरों में विशिष्ट तल विन्यास, संयोजन और स्वरूप का विकास हुआ और इस धर्म की पूजा पद्धति और मान्यताओं के अनुरूप था। जैन मंदिरों में सर्वाधिक प्रमुख है वो देलवाड़ा का मंदिर है। इसके अलावा रणकपुर, ओसिया, जैसलमेर आदि स्थानों में जैन मंदिर प्रमुख है। पाली जिले में जो सेवाड़ी, गानेराव, नाडोल है उसमें नारलाई, सिरोही जिले का जो वरमाण, झालावाड़ जिले का सांदखेड़ी और झालरापाटन, बूंदी में जो केशवराय पाटन है वो, करौली में श्री महावीर जी आदि जो जगहों पर जैन मंदिर है वो प्रसिद्ध है। अब एक एक मंदिर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एकलिंग जी का मंदिर जो उदयपुर में स्थित है। एकलिंग जी का मंदिर है ये लकुलिश मंदिर है जो उदयपुर शहर के निकट नाथद्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक जो गांव है वहां पर स्थित है। इसका निर्माण 8वीं सदी में मेवाड़ के जो गोयल शासक बप्पा रावल है उन्होंने करवाया था तथा इसे वर्तमान स्वरूप महाराजा रायमल है उन्होंने दिया था। मंदिर के मुख्य भाग में काले पत्थर से बनी एकलिंग जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है। किस पत्थर से? काले पत्थर से। एकलिंग जी को मेवाड़ राज घराने का कुल देवता माना जाता है, जबकि मेवाड़ के शासक हैं वो स्वयं को इसका दीवान मानते हैं, यानी वो खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं और एकलिंग जी को मेवाड़ का शासक मानते हैं। इस मंदिर के अहाते में कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर भी है। तो यहाँ पर एक विष्णु मंदिर भी है। अब देखते हैं किराडू के मंदिर जो बाड़मेर में स्थित है। किराडू का प्राचीन नाम किरातकूप था, जो बाड़मेर के आत्मा गांव है उसके समीप खड़ीन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। 11वीं से 12वीं सदी में बने यहाँ के मंदिर ओसिया के मंदिर के बाद के समय के। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है जिनमें वैष्णव और शैव मंदिर है। तो यहाँ वैष्णव और दोनों शैव है, दोनों के मंदिर है।
कितने मंदिर है? 5 मंदिर है। किराडू के मंदिरों में सबसे सुंदर है वो सोमेश्वर मंदिर है। ये मंदिर उस कोटि की तक्षण कला के साथ साथ गुप्तकालीन व क्षेत्रीय परमार और सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। किराडू को राजधान का खजुराहो भी कहते हैं। तो किराडू को राजधान का क्या कहते हैं? खजुराहो। अब देखते हैं जगत शिरोमणि मंदिर जो आमेर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? मान सिंह की पत्नी जो कंकावती है उसने अपने पुत्र जगत सिंह है उसकी याद में इसका निर्माण करवाया। मान्यता है कि इस मंदिर में प्रतिष्ठित काले पत्थर की कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीरा है वो चित्तौड़ में आराधना किया करती थी। मान सिंह इसे चित्तौड़ से लेकर आए थे। तो जगत शिरोमणि मंदिर में जो मूर्ति है उसकी पूजा जो मीरा है वो करती थी चित्तौड़ में। तो उसी मूर्ति को ही इस मंदिर में लगाया गया। अब देखते हैं जैन मंदिर जो देलवाड़ा का जैन मंदिर है उसको देखते हैं। देलवाड़ा के जैन मंदिर ये कब के हैं? उत्तर मध्यकालीन मंदिर शिल्प कला का सर्वो उत्कर्ष है वो आबू पर्वत स्थित देलवाड़ा के जैन मंदिरों में देखा जाता है। तो ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत। जो वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था दिसंबर 2022 में, जिसका पहली शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि आबू पर्वत पर यानी जो देलवाड़ा का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पर। हालांकि जो इसमें एक पेपर रद्द हो गया है, पेपर लीक हुआ था, एक बस में मिला था। हालांकि हमें बस के चक्कर में नहीं रहना है, मेहनत करनी है। ऐसे पेपर लाने वाले लाते रहे हैं, हमें मेहनत से इनको हराना है। ये राजस्थान गुजरात की सोलंकी चालुक्य शिल्पकला शैली है। इसके प्रमुख नमूने कहा जा सकते हैं। तो राजस्थान गुजरात के सोलंकी जो शिल्पकला है इस शैली का ये मंदिर है। यहाँ स्थित जैन मंदिरों में दो प्रमुख मंदिर है। कौन से दो मंदिर है? पहला मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर है, ऋषभ देव है उनका है। इसे 1031 ईस्वी में गुजरात के जो चालुक्य शासक भीमदेव है उनके मंत्री थे विमल शाह, उन्होंने बनवाया था। ये भी पूछा गया था, ये जो सेकंड ग्रेड एग्जाम पूछा गया था कि विमल शाह ने विमल वसई मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर को विमल वसई के नाम से भी जाना जाता है। तो वो ये लाइन उठाई थी कि विमल वसई मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? विमल शाह। दूसरा जो प्रमुख मंदिर है जो 22वें जैन तीर्थंकर थे नेमिनाथ जी उनका है, जिसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल है उनके द्वारा 1230 ईस्वी में करवाया गया था। इस मंदिर को लोण वसई के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के मंडप, स्तंभों, छतरियों और वेदियों के निर्माण में श्वेत पत्थर पर बारीकी से खुदाई की गई है। इस मंदिर के रंग मंडन और नवशोकी की कलात्मक अद्भुत है। अब देखते हैं हर्षद माता मंदिर आबानेरी। तो ये भी अब 15 एग्जाम में ये पूछा गया था कि हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? आबानेरी। आबानेरी नामक स्थान पर स्थित हर्षद माता का मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का एक उत्कृष्ट मंदिर है। किस कला का है? गुर्जर प्रतिहार कालीन। 11वीं सदी के इस प्रदेश को महमूद गजनवी है उन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर दिया और मंदिर भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। मूलतः यह मंदिर एक विष्णु मंदिर है। तो हर्षद माता मंदिर है ये विष्णु मंदिर है। अब देखते हैं शिव मंदिर बाडूली का। ये चित्तौड़गढ़ किला है उसमें स्थित है। ये शिव मंदिर है, पंचायतन शैली है उस शैली का ये मंदिर है। इसमें मुख्य मूर्तियां हैं वो शिव पार्वती और उसके सेवकों की है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण है गोंड शासक तोरमान है उनके पुत्र मिहिर कुल ने करवाया था। तो बाडोली के शिव मंदिर है उनका निर्माण है वो मिहिर कुल ने करवाया था। आप देखते हैं बनदेवरा के शिव मंदिर कौन से जिले में? 12 जिले में स्थित है। रामगढ़ रामगढ़ जो है उसके उसमें जो बनदेवरा है उनका शिव मंदिर हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है। तो हाड़ौती का खजुराहो है वो कौन सा है? बनदेवरा के शिव मंदिर। इसका निर्माण है मेदवंशीय राजा मल्ल्य वर्मा। किसने? मल्ल्य वर्मा ने 10वीं सदी में करवाया था। ये मंदिर भी पंचायतन शैली का है। जैन मंदिर रणकपुर के जैन मंदिर देखते हैं कौन से जिले में? पाली जिले में। प्रथम जो जैन तीर्थंकर थे आदिनाथ उनको समर्पित है ये मंदिर। इसका निर्माण है वो महाराणा कुंभा के शासनकाल में धरणीसा नामक जो एक जैन व्यापारी थे उन्होंने करवाया था।
इस मंदिर में 1444 खंभों पर टिका होने के कारण खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। मूल गर्भगृह में आदिनाथ की चार मुख वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है, इसलिए ये मंदिर सौमुखा मंदिर भी कहलाता है। तो इसको खंभों का अजायब घर भी कहते हैं और सौमुखा मंदिर भी कहते हैं। इसमें 1444 खंभे स्थित हैं और इसको धरणीसा नामक व्यापारी है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अब देखते हैं ओसिया का सस्याय माता का मंदिर। ये जोधपुर से 57 किलोमीटर दूर है। दक्षिण पश्चिम दिशा में ओसिया गांव है, वहां पर स्थित है। यहाँ 8वीं सदी के बने वैष्णव और जैन मंदिर समूह है, वो गुर्जर प्रतिहार कला का मुख्य केंद्र है। तो ओसिया का मंदिर कौन सी कला का है? गुर्जर प्रतिहार। यहाँ पारंपरिक तरीकों से वैष्णव, शैव व जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। ओसिया के जो वैष्णव मंदिरों में हरिहर मंदिर और सूर्य मंदिर प्रमुख है। जैन मंदिरों महावीर मंदिर और शाक्त मंदिरों, जो शाक्त मंदिर है उसमें पीपला माता और सचिया माता का मंदिर है। अब देखते हैं सास बहू का मंदिर जो नागदा में स्थित है। उदयपुर से 27 किलोमीटर दूर नागदा है, उसमें 1026 ईस्वी में गुइल शासक हुए थे श्रीधर, उनके द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इनमें से 2 जुड़वा मंदिर है। वैष्णव मंदिर सास बहू मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये दोनों ही मंदिर आकार में छोटे बड़े होने के बावजूद भी अलंकरण की दृष्टि से समान ही है। ये मंदिर विष्णु जो शस्त्र बाहु है उसको समर्पित है, तो ये भी विष्णु को समर्पित मंदिर है। अब देखते हैं महल के बारे में। राजप्रासाद और महल स्थापत्य है उसके बारे में देखते हैं। स्थापत्य का एक विशिष्ट रूप राजप्रासाद है। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने के साथ राजभवनों का निर्माण भी होने लगा। मैनाल, नागदा, आमेर आदि स्थान है, इनमें पूर्व मध्यकाल के राजभवनों के अवशेष मिले, जिनमें छोटे बड़े कमरे, छोटे छोटे दरवाजे, खिड़कियों का अभाव और 2 किनारों के कमरों को बरामदों से जोड़ा जाना इसकी विशेषता है। मध्यकाल है, उसमें आर्थिक समृद्धि के कारण राजप्रासाद विशाल, भव्य और सुशोभित बनने लगे। कुंभकालीन जो राजप्रासाद थे वो सादे थे, किंतु बाद के काल में महलों की बनावट और शिल्प में परिवर्तन दिखाई देता है। 15वीं सदी के बाद जब राजपूत शासकों का मुगलों के साथ संपर्क हुआ तो उसका असर यहाँ के महलों के जो स्थापत्य कला है उस पर दिखाई दिया। फव्वारे, छोटे बाग बगीचे, बेल बूटे, संगमरमर का प्रयोग, मेहराब, गुंबद आदि रूपों में मुगल प्रभाव इन इमारतों पर दिखाई देता है। जैसे उदयपुर के महलों में अमर सिंह के महल, कर्ण सिंह का जग मंदिर, जगत सिंह द्वितीय के काल का प्रथम निवास महल, जग निवास महल, आमेर के दीवान आम, दीवान खास, बीकानेर के कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल, जोधपुर के फूल महल आदि। 17वीं सदी के पश्चात कोटा, बूंदी, जयपुर आदि महलों में स्पष्ट मुगल प्रभाव दिखाई देता है। कौन सी सदी? 17वीं सदी के बाद। मुगल प्रभाव के कारण राजप्रासादों में दीवान आम, दीवान खास, चित्रशालाएं, 12 दरिया, गवास झरोखे, रंग महल आदि को जगह मिलने लगी। इस प्रकार महलों में जयपुर का सिटी पैलेस तथा उदयपुर का सिटी पैलेस है वो मुख्य है। राजस्थान के महलों में डींग के महल, जिसे जल महल भी कहते हैं, का विशेष स्थान है। डींग के महल के चारों ओर सज्जे हैं जो अलग ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब देखते हैं हवेली स्थापत्य किस तरह से चली है उसके बारे में देखते हैं। राजस्थान के नगरों में सामंत और सेठों ने भव्य हवेलियां बनाई। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई है कि बाद में शेखावाटी के धनिकों ने अपने अपने गांव में विशाल हवेलियां बनाने की परंपरा की नींव डाल दी। रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ आदि कस्बों में विशाल हवेलियां बनना प्रारंभ हो गई। जैसलमेर की सालम सिंह की हवेली, रतनबल की हवेली, ये जो जैसलमेर में पटो की हवेली, जो पत्थर की जाली एवं कटाई के कारण आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। तो ये जैसलमेर की हवेलियां हैं, नाम याद रखना। इस प्रकार बंसी पत्थर की बनी करौली, भरतपुर, कोटा की हवेलियां भी अपनी कलात्मक संगत राशि के साथ अद्भुत है, कारण अद्भुत है।
बाद में वैष्णव मंदिर भी हवेली शैली के आधार पर ही बने, इसलिए विशाल हवेलियां मंदिरों के रूप में आज जगह जगह दिखाई देती है। बीकानेर की प्रसिद्ध हवेलियां कौन सी है? बसावतों की हवेलियां, जो 16वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्ण सिंह बसावत है उनके द्वारा बनवाई गई। इसके अलावा बीकानेर में मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया आदि की हवेलियां हैं, वो भी प्रसिद्ध है। बीकानेर की हवेलियां वो लाल पत्थर से बनी हुई है। इसकी सजावट में मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय चित्रशैली प्रयुक्त की गई है। शेखावटी की हवेलियां हैं, उसके बारे में देखते हैं। वो ब्रिटिश चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नवलगढ़ की हवेली है, उसमें रूप निवास, भगत, जालान, पोदार और बघेरिया की हवेलियां हैं, ये प्रसिद्ध है। बिसाऊ जो झुंझुनू में, उसमें नाथुराम पोदार की हवेली, शेर जयदयाल केडिया की तथा सीताराम सिगतिया की हवेलियां वो विख्यात हैं। कौन सी? बिसाऊ झुंझुनू की। ढूंढ लो झुंझुनू है, उसमें शेर लालचंद की हवेली, गोयनका। और मुकुंदगढ़ झुंझुनू है, उसमें सेठ राधाकृष्ण और केसरदेव कानेडिया की हवेली है, वो प्रसिद्ध है। सिड़ावा झुंझुनू है, उसमें बागड़िया की हवेली। बैंसर झुंझुनू है, उसमें सोने चांदी की हवेली। ये 1500 में पूछा गया था कि सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है, वो मैहनसर झुंझुनू में। श्री माधोपुर सीकर में है, उसमें पंचारी की हवेली प्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ सीकर है, उसमें श्याम सौ की हवेली और सेतराम की हवेली भी दर्शनीय है। तो ये थोड़ा यहाँ पर मिक्स हो गया है मामला, तो इसको नोट्स बना सकते हैं आप। तो ये शेखावटी की हवेली आप पूछी जा सकती है और कई एग्जाम में पूछी गई। सीकर में गोरीलाल बियाणे की हवेली है। रामगढ़ सीकर में तारासंद रुइया की हवेली। फतेहपुर सीकर में नंदलाल देवड़ा की हवेली। 20 समकालीन चित्र ब्रिटिश चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। शुरू की जो हवेलियां हैं उसमें माल जी का कमरा, रामनिवास गोयन का की हवेली, मंत्रियों की हवेली आदि विख्यात है। तो ये कौन सी है? शुरू की हवेलियां हैं। जोधपुर में कौन सी हवेली है? बड़े मियाँ की हवेली, पोरण की हवेली, राखी हवेली, टोंक की सुंदरी कोठी, उदयपुर में बागूर की हवेली, जयपुर में नाटानियों की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली। तो ये जयपुर में नाटानियों की हवेली, पुंडरीक की हवेली और पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली, तो ये जयपुर में है। अब देखते हैं सतरिया, मकबरे और दरगाह। तो आप हवेलियों की एक पेज में नोट्स बना लेना अलग अलग करके। यहाँ पर सभी को एक साथ में दिया हुआ है, तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब देखते हैं सतरिया, मकबरे और दरगाह। मृत्यु के बाद स्मृति चिन्ह बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। तो यहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्मृति चिन्ह बनाए जाते हैं। राजस्थान के शासक और श्रेष्ठ वर्ग है वो संपन्न था, अतः उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट स्मारक बनाए गए, जिन्हें क्षत्रियों और देवल के नाम से जाना जाने लगा। स्थापत्य कला और भवन निर्माण की दृष्टि से ये स्मारक बड़े महत्वपूर्ण है। जयपुर का गेटोर है, गेटोर की क्षत्रिया ये जयपुर की है। जसवंतगढ़ ये जोधपुर में है। कोटा का सत्र विलास बाग है ये। जैसलमेर का बड़ा बाग है, तो ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये जयपुर की गेटोर की क्षत्रिया, जोधपुर का जसवंतड़ा, कोटा का सत्र विलास बाग और जैसलमेर का बड़ा बाग है। तो ये शमशान घाट वगैरह इनके है राजाओं के। क्षत्रिया मुगल और राजपूत कला का सुंदर समन्वय प्रदर्शित करती है। अलवर में मूसी महारानी की छतरी, फतेह गुमंद, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में सौरासी खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, बीकानेर में राव कल्याणमल की छतरी, गेटोर में सवाई जयसिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंतड़ा, जैसलमेर में राजाओं और पालीवालों की छतरी का स्थापत्य विलक्षण है। अब देखते हैं दरगाहों के बारे में। तो अजमेर में है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह और अमीमुद्दीन हमीदीन नागौरी की दरगाह है, वो नागौर में। वो लोगों के आस्था का केंद्र के साथ साथ स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है। जो कपासन की दीवान शाह की दरगाह, गागरोन की मीठे शाह की दरगाह, नरड़ में शक्कर पीर बाबा की दरगाह, जो भवानपुरा है उसमें अब्दुल पीर की मजार, बूंदी की मीरा साहब की दरगाह, सरवाड़ की ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह,
ये अजमेर की अब्दुल्ला खान की दरगाह, जो मकबरा है, आदि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के समन्वय के रूप में प्रतीक है। अब देखते हैं जल स्थापत्य, बावड़ी वगैरह है, ये किस तरह से इनका स्थापत्य विकसित हुआ वो देखते हैं। राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेतीला है, इसके बावजूद भी यहाँ जल स्थापत्य का विकास हुआ। कुएं, कुंड, बावड़ियां, टांके यहाँ के जल स्थापत्य की पहचान है। कुआं राजस्थान में उपयोगी जल स्रोत है। बांदीकुई का नाम, बांदीकुई है, इसका नाम किसी बांदी अर्थात दासी द्वारा बनाए हुए कुएं के नाम पर रखा गया है। बाटाडू गांव है बाड़मेर में, उसमें आधुनिक पाषाण कला से बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय है। कहाँ का बाटाडू गांव है वहाँ का। टांके जल स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें बरसाती पानी एकत्रित किया जाता है। टांकों के ऐसे नमूने किलों में मिलते हैं, जिसमें जयपुर का जयगढ़ किला है, वहां पर टांके बहुत मिले। ये टांके मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग का उत्तम प्रमाण है। राजस्थान के जन जीवन में बावड़ियां बहुत महत्वपूर्ण है। इसके निर्माण में उपयोगिता के साथ ही सौंदर्य का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। ये राज परिवार के सदस्य, मुख्यतः रानियां, राजमाताएं, श्रेष्ठ वर्ग इत्यादि द्वारा बनवाई जाती थी। इनके निर्माण में महत्वपूर्ण सूचना भी शिलालेखों पर अंकित की जाती थी, जिनसे निर्माताओं और कारीगरों की जानकारी प्राप्त होती। तो इस पर सूचना भी, शिलालेखों पर सूचना भी अंकित की जाती थी। बांदीकुई है, इसके निकट आबानेरी की सांत बावड़ी, जो आबानेरी की सांत बावड़ी है, ये बांदीकुई में स्थित है, दौसा में। संभवतः राजस्थान की सबसे कलात्मक बावड़ी है। मान्यता है कि किसी सांत नामक राजा ने इसे बनाया था। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी जो रानी रामरस दे, इसने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। कौन सी बावड़ी? त्रिमुखी बावड़ी। डूंगरपुर के निकट स्थित प्रसिद्ध नौलखा जो बावड़ी है, उसका निर्माण महारावल आस्करण की पत्नी थी प्रिमल देवी, उसने बनवाई। कौन सी? नौलखा बावड़ी, डूंगरपुर की। बूंदी में रानी जी की बावड़ी, इसका निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह है, उनकी पत्नी नाथावती ने 1699 ईस्वी में करवाया गया। तो इससे कई एग्जाम में क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो ये थोड़ा नोट्स वगैरह बना के देख लेना। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में बड़े बड़े तालाब भी है, जो अपने प्रकार के स्थापत्य पर रोशनी डालते हैं। क्योंकि ये भाग अधिकांश पहाड़ी है, अतः वह दो पहाड़ों के बीच के स्थान को रोककर धूल और पत्थरों का बांध बना दिया जाता था। बांधों को आगे से सीढ़ियों से तालाब तक जोड़ दिया जाता था। बांध पक्का बनाया जाता था। इसके नीचे कुछ वृक्षों की पंक्ति लगा दी जाती थी और उन्हें पक्के बांध से जोड़ दिया जाता था। इस प्रकार बांधों में पिसूला उदयपुर, गेपसागर डूंगरपुर में, राजसमंद जो राजनगर और जयसमंद है ढेबर, इसका दूसरा नाम ढेबर झील है, बड़े प्रसिद्ध है। इसके निर्माण में यही पद्धति 11वीं सदी से 17वीं सदी तक काम में ली गई। इस बांधों में राजसमंद का बांध है वो विशिष्ट है। इसे दुष्काल से पीड़ित जनता को राहत देने के लिए बनाया गया था। इस बांध पर 900 की नामक जो तीन तीन भाग वाली 3 छतरियां बनी हुई। तो ये जो सेकंड ग्रेड एग्जाम है, इसमें पूछा गया था कि 900 की स्थान है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये राजसमंद में स्थित है। यहाँ पर 3 छतरियां बनाई गई है जो तक्षण कला की दृष्टि से अनुपम है। तो ये चैप्टर पूरा हुआ। ये थोड़ा एक जैसे महल है, ये नाहरगढ़ में, तो ये जो सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। ये दुर्ग बख्तरबंद है, तो ये रणथंभौर के बारे में कहा गया था। और अकबर का दुर्ग है, ये अजमेर में, और हर्षद माता का मंदिर है, ये आबानेरी में। तो ये भी कई एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन देख लेना। ये और जो वन लाइनर एग्जाम क्वेश्चन है ये भी आप देख लेना। तो वीडियो पूरा होता है। तो यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।